जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? वी वर स्टार्टिंग ब्लॉक 8 माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 15, 16, 17 में आप लोगों के साथ डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं। आप लोगों की रिकमेंडेड बुक लेविंसन से, विच इज़ अबाउट ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ठीक है बच्चों, ग्राम नेगेटिव रॉड्स जिसका ओवरव्यू भी है, 2 पार्ट्स के अंदर गिवन। इक्वल भी मैंने आप लोगों को 2 पार्ट्स के अंदर कवर करा दिया था। आज हम लोगों ने दूसरा ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जैसे कि सैल्मोनेला। अच्छा, हम लोगों ने पहली बात की थी कि इंटायरेक्ट ट्रैक के अंदर जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं और आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो एक हमारे पास इकोलाई था, दूसरा हमारे पास है साल्मोनेला। इकोलाई मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। आज हम लोगों ने साल्मोनेला की बात करनी है। साल्मोनेला भी ऑफ कोर्स हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव रॉड है। साल्मोनेला लैक्टोज का फर्मेंटर नहीं है बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने इकोलाई की बात की थी, तो इकोलाई हमारे पास लैक्टोज का फर्मेंटेड था। अच्छा, आगे हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं ना, ये जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, वो सारे ही नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। सिर्फ हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर के लिए जो हम लोगों ने निमोनिक याद किया था, दैट वाज की डबल की क्लेब्सिला इकोलाई एंट्रोबैक्टर। क्लेब्सिला और एंट्रोबैक्टर आपके सिलेबस में नहीं है लकीली, तो आप लोगों ने बस लैक्टोज फर्मेंटर वाली बात में कौन के गार के ऊपर पिंक कॉलोनीज वाली बात इकोलाई के लिए याद रखनी है। बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों साल्मोनेला की कि ये H2S प्रोड्यूस करता है। तो जब हम इसको TSI agar के ऊपर देखते हैं तो इसका बट हमारे पास ब्लैक होता है। ये सारी बातें मैंने ओवरव्यू के अंदर TSI agar कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग TSI agar को समझ लो बच्चों। एगार्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस ब्लॉक, ना सिर्फ आपकी थ्योरी की हद तक, आपके MCQs की हद तक, बल्कि आपके ऑस्पी के अंदर टोटल 4 स्टेशन होते हैं पैथो के ना इस ब्लॉक में। और ऐसा था कि 2 स्टेशन के ऊपर एगार आए हुए थे, या कम से कम एक स्टेशन के ऊपर तो एगार मस्ट था। मतलब ऐसे एगार की पिक्चर बनी हुई, उसके नीचे 3-4 सवाल, और TSI एगार भी उसमें से आ जाता होता है और किसी का कोई पता नहीं होता, एग्जामिनर खुद से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए रट्टा की बजाय आप लोग इसको समझ लो, स्लांट क्या होता है, बट क्या होता है, कलर चेंज कैसे होता है, फर्मेंटेशन वगैरह। तो ये H2S प्रोड्यूसिंग होता है, तो यानी कि इसका बट ब्लैक नजर आएगा। इसके हमारे पास 3 एंटीजन होते हैं बच्चों, O, H और VI। इसमें से जो VI एंटीजन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास इसको हम डिवाइड करते हैं साल्मोनेला को टाइफाइडल स्पीशीज़ के अंदर, नॉन टाइफाइडल स्पीशीज़ के अंदर। जो हमारे पास टाइफाइडल स्पीशीज़ होती हैं बच्चों वो टाइफाइड कॉजिंग होती हैं। जो नॉन टाइफाइडल स्पीशीज़ होती हैं वो टाइफाइड कॉज नहीं करती। बेसिकली साल्मोनेला के अंदर ना हमने साल्मोनेला टाइफी का ज़्यादा जिक्र पढ़ना है, जो कि टाइफॉइड फीवर कॉज करता है। तो हमने बात की कि साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव रॉड है, इट इज़ नॉट अ लैक्टोज फर्मेंटर। ये H2S प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बट ब्लैक रहता है। 3 इसके एंटीजन्स होते हैं, O, H और VI। इसमें हमारे पास टाइफाइडल स्पीशीज़ और नॉन टाइफाइडल स्पीशीज़ है। जो टाइफाइडल स्पीशीज़ होती है उसमें हमारे पास S टाइफी यानी कि साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी आ जाता है। नॉन टाइफाइडल स्पीशीज़ के अंदर साल्मोनेला एंटेरिका आ जाता है, जो टाइफाइड फीवर कॉज नहीं करते। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हम इसकी डिजीज़ की बात करते हैं। तो जो डिजीज़ होती है ना बच्चों, डिजीज़ हमारे पास बस 3 ही हैं। एंटेरोकोलाइटिस यानी कि कोलोन की इन्फ्लेमेशन, ये एंटेरिक ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एंटेरिक फीवर यानी कि ऐसा फीवर जिसका समवट ताल्लुक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ है, जिसमें से टाइफॉइड फीवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना हुआ भी होगा टाइफाइड बुखार के बारे में। इसके अलावा सेप्टिसीमिया विद मेटास्टैटिक इन्फेक्शन जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी कि ब्लड के अंदर टाइफाइड का स्प्रेड कर जाना, टाइफाइड बैक्टीरिया का स्प्रेड कर जाना और बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन कॉज करना जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस, एंटेरिक फीवर और सेप्टिसीमिया विद मेटास्टैटिक इन्फेक्शन जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस। फिर इसकी अगर पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो बच्चों ये एक डिजीज़ मैं पिक करूंगी और उसकी आपको पैथोजेनेसिस, ट्रांसमिशन, क्लिनिकल फाइंडिंग सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एंटेरोकोलाइटिस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंटेरिक फीवर जैसे कि टाइफाइड फीवर को पढ़ेंगे और उसके बाद सेप्टिसीमिया को पढ़ेंगे। तो एंटेरोकोलाइटिस के अंदर जो मेजर विरुलेंस फैक्टर होता है बच्चों वो इन्वेरियन होती है। याद रखना आप लोगों ने कि इसके अंदर टॉक्सिन की प्रोडक्शन, एंटेरोकोलाइटिस के अंदर टॉक्सिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो एंटेरोकोलाइटिस के अंदर जो विरुलेंस फैक्टर है बच्चों वो है इन्वेजन। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास साल्मोनेला की जो स्पीशी एंटेरोकोलाइटिस कॉज करती है वो इन्वेड कर रही होती है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को। इसकी इन्फेक्शन स्टोर्स अच्छी खासी लार्ज होती है, तकरीबन 1 लाख ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं साल्मोनेला के कि वो एंटेरोकोलाइटिस कॉज कराएं। अब इन्फेक्शन स्टोर्स लार्ज होने का मतलब ये है कि ये इतना डेडली ऑर्गेनिज्म नहीं है। अच्छा, होस्ट डिफेंस, अच्छा इसकी इतनी ज़्यादा डोज क्यों चाहिए होती है बच्चों? क्योंकि हमारे पास ना हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड मौजूद होता है और वो गैस्ट्रिक एसिड क्या करता है, उसके अंदर HCl होता है। तो वो जैसे ही डिटेक्ट करता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया अंदर आ रहा है तो वो उनको किल कर देता है। तो गैस्ट्रिक एसिड एक बहुत बड़ा डिफेंस है। वो लोग जिनके अंदर गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन कमी होती है,
या उनकी गैस्ट्रेक्टमी हुई हुई होती है, या वो एंटासिड्स के ऊपर होते हैं, जैसे कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ओमेप्राजोल वगैरह, रिजिक्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो उनके अंदर एसिड कम होता है। जो एसिडिटी के मरीज़ होते हैं ना, वो एंटासिड्स खाते हैं, तो उनके अंदर ना इस डिजीज़ का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर गैस्ट्रिक एसिड नहीं होता। तो एंटेरोकोलाइटिस में मेजर विरुलेंस फैक्टर इन्वेरियन है, इन्फेक्शस टुवर्ड्स लार्ज और होस्ट डिफेंस गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन है। फिर हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की। बच्चों, इसकी ट्रांसमिशन के अंदर ना आपने पोल्ट्री और एग्स को खासतौर पर याद रखना है। एग्स के हवाले से काफ़ी दफ़ा पूछा जा रहा होता है। ये जो पोल्ट्री होती है, अनकुक्ड मीट और अंडे, ख़ासतौर पर अंडों की वजह से जो है ना ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रही होती है, एंटेरोकोलाइटिस, तो एनिमल सोर्सेज के थ्रू ये फैल रही होती है। अच्छा, कुछ ना डिफरेंसेस होते हैं साल्मोनेला की जो बाकी स्पीशीज़ हैं और जो साल्मोनेला टाइफी है ना, उसके अंदर एक ये डिफरेंस होता है कि जो बाकी साल्मोनेला की स्पीशीज़ होती हैं उनके एनिमल सोर्सेज होते हैं, लेकिन जो टाइफाइड होता है ना, साल्मोनेला टाइफी जो कॉज करी होती है, वो प्योरली ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन सोर्सेज की वजह से वो इन्फेक्शन हो रही होती है। एनिमल्स का उनमें कोई कसूर नहीं होता। अब जो एंटेरोकोलाइटिस है, हमने बात की कि इसके इन्फेक्शस डोज बहुत लार्ज है, इन्वेरियन की वजह से ये हो रही होती है, और गैस्ट्रिक एसिड इसका होस्ट डिफेंस है। ट्रांसमिशन इसकी पोल्ट्री और एग्स के थ्रू होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग बच्चों क्या होती है कि 12 to 48 आवर्स के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद पहले नॉजिया वॉमिटिंग होगी, साथ में एब्डोमिनल पेन होगी और नॉन ब्लडी सेल्फ लिमिटिंग डायरिया होगा। ठीक है, यही वही एब्डोमिनल पेन, नॉजिया वॉमिटिंग, डायरिया सब कुछ। वो कहते हैं कि HIV के पेशेंट्स के अंदर ना साल्मोनेला की इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि HIV के पेशेंट्स जो होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती। तो एंटेरोकोलाइटिस हम लोगों ने इतना ही पढ़ना था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। लैब डायग्नोसिस के लिए हम बस स्टूल का स्पेसिमेन यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइफाइड और बाकी एंटेरिक फीवर्स के बारे में। जो टाइफाइड फीवर है वो हमारे पास साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बाकी एंटेरिक फीवर्स होते हैं वो हमारे पास साल्मोनेला पैराटाइफी कॉज कर रहा होता है। अब ट्रांसमिशन कैसी होती है बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बाकी साल्मोनेला की स्पीशीज़ है ना, उनका ह्यूमन और एनिमल दोनों तरह के रेजर्वॉयर्स हैं, वो एग से और पोल्ट्री वगैरह से फैल रही होती है। लेकिन जो साल्मोनेला टाइफी है, जो टाइफाइड बुखार है, इसका प्योरली रेजर्वॉयर ह्यूमंस होते हैं, ये ह्यूमंस की वजह से फैल रही होती है। मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे। तो ये हमारे पास इस तरह से फैलती है कि अगर ह्यूमंस वो फूड कंज्यूम करें, टाइफाइड की बात कर रही हूँ, वो ह्यूमंस वो फूड कंज्यूम करें या वो वाटर कंज्यूम करें जिसके अंदर ह्यूमन वेस्ट घुला हुआ है। ठीक है, ह्यूमन वेस्ट अगर उस पानी और खाने के अंदर मिक्स हुआ हुआ है, तो अगर ह्यूमन इस तरह का पानी या खाना इस्तेमाल करें तो टाइफाइड बुखार हो सकता है। और बाकी जो दूसरी साल्मोनेला की स्पीशीज़ है, उनके ह्यूमन एनिमल रिजर्वॉयर भी, एनिमल में फिर पोल्ट्री है, एग्स है, इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट है। पैथोजेनेसिस इसमें क्या है कि इसका विरुलेंस फैक्टर होता है एंडोटॉक्सिन। पीछे हम लोगों ने जो एंटेरोकोलाइटिस पढ़ा था, वहाँ पे जो विरुलेंस फैक्टर था वो हमारे पास क्या था, इन्वेरियन थी। यहाँ पे विरुलेंस फैक्टर क्या है, एंडोटॉक्सिन की प्रोडक्शन है टाइफाइड के अंदर। अब इसमें होता क्या है बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से सुना है कि जैसे ही आपने इंजेस्ट किया वो फूड और वाटर, टाइफाइड की बात कर रही हूँ, जैसे ही आपने इंजेस्ट किया फूड या वाटर जो कि कंटेमिनेटेड था ह्यूमन वेस्ट से, तो वो साल्मोनेला टाइफी आपने इंजेस्ट कर लिया, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो साल्मोनेला टाइफी होगा ना, वो आपके जो फेगोसाइट्स होंगे, जो मैक्रोफेजेस होंगे, कहाँ के, पायर्स पैचेस के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अक्सर पूछी जाती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इन द फेगोसाइट्स ऑफ पायर्स पैचेस। पायर्स पैचेस हमारे पास आइलियम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फॉइड सेल्स होते हैं, तो वहाँ फेगोसाइट्स के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं, और ना सिर्फ वहाँ तक रहते हैं, ना सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहते हैं, बल्कि ये फैलते हैं। दे स्प्रेड टू द फेगोसाइट्स ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन, यानी कि बैक्टीरियमिया हो जाता है, ब्लड के अंदर से फैलकर ये लिवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन के फेगोसाइट्स के अंदर चले जाते हैं, उनके मैक्रोफेजेस के अंदर चले जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये गॉल ब्लैडर याद रखना है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ना, ये गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत अरसे तक सर्वाइव कर सकता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वो क्रोनिक कैरियर बन जाता है टाइफाइड का। ठीक है, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। तो ये हमने बात की कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं पायर्स पैचेस के फेगोसाइट्स के अंदर, उसके बाद वो स्प्रेड हो रहे हैं टू द फेगोसाइट्स ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन, और वहाँ पे जाके एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि पर्सन को जो है ना वो टाइफाइड के क्लिनिकल सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्लिनिकल सिम्टम कैसे आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ एक और बात बता दूँ कि जो साल्मोनेला टाइफी होता है ना, ये गॉल ब्लैडर के अंदर सर्वाइव कर सकता है बहुत लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से हो सकता है बंदा खुद ठीक हो जाए, उसको टाइफाइड के सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो अपनी फीसिस के अंदर कंटिन्यूसली साल्मोनेला टाइफी सिक्रीट करता रहे, एक्सक्रीट करता रहे, पेशेंट बैक्टीरिया को एक्सक्रीट करता रहे अपनी फीसिस के अंदर,
और इसका स्ट्राइकिंग फीचर मैंने आपको बताया है कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ सैल्मोनेला टाइफी विद इन द फेगोसोम्स, विद इन द फेगोसाइट, विद इन द मैक्रोफेजेस। तो बच्चों हम लोग बात क्या कर रहे हैं, टाइफाइड फीवर की हम बात करें जो कि किस तरह से फैलता है, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसेस। और इसका मेजर विरुलेंस फैक्टर क्या होता है, एंडोटॉक्सिन की प्रोडक्शन। जब आपने इंजेस्ट किया फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसेस, इन्फेक्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट हुई, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे इन द फेगोसाइट्स ऑफ फायर पैचेस। इसके अलावा बैक्टीरिया स्प्रेड कर सकते हैं टू द फेगोसाइट्स ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन। वहाँ पे एंडोटॉक्सिन रिड्यूस करेंगे और पर्सन को टाइफाइड के सिम्टम्स आएंगे, जिसमें बुखार होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, रोज़ कलर के स्पॉट्स होते हैं, वो मैं आगे बताती हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर के अंदर रिजाइड करने की वजह से कैरियर स्टेट की स्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है, यानी कि पर्सन कैन कंटिन्यू टू एक्सक्रीट द बैक्टीरिया इन फीसेज। और अगर वो फीसेज किसी ऐसी पानी या खाने में घुल जाएं और फिर वो बंदा, कोई और बंदा उस पानी या खाने को कंज्यूम कर ले, तो उसको टाइफाइड हो सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से स्टार्ट में बात की थी कि जो टाइफाइड फीवर होता है इसका रेजर्वोयर सिर्फ ह्यूमंस है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन फीसेस के थ्रू हो सकती है अगर बंदा क्रोनिक कैरियर हो जाए। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में बच्चों क्या होता है, स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर का वर्ड आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन आया था वाइवा में, उसके अंदर स्टेप लैडर फीवर लिखा हुआ था। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्टेप लैडर फीवर है ये टाइफाइड का एक स्ट्राइकिंग फीचर है। इसमें क्या होता है कि स्टेप वाइज जो है ना बुखार बढ़ता है। जैसे ऐसा बुखार भी होता है ना हमारे पास, जैसे सुबह फॉर एग्जांपल 100 पे बुखार था, रात को 102 पे हो गया। लेकिन स्टेप लैडर में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे बुखार 1-1 डिग्री करके बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेप लैडर फीवर। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टिपेशन। बाकी हम लोगों ने जो एंटेरिक प्रॉब्लम्स पढ़े हैं उसमें नॉर्मली डायरिया वॉमिटिंग पढ़े, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होती है। वो कहते हैं डायरिया होता भी है तो बहुत कम होता है, कॉन्स्टिपेशन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखी गई है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा बच्चों डिलीरियम होगा, यानी कि पर्सन का नर्वस सिस्टम जो है ना सीएनएस अफेक्ट हो सकता है। टेंडर एब्डोमेन होगा, एब्डोमेन के अंदर दर्द होगा हाथ लगाने पे। स्प्लीन एनलार्ज हो सकती है, क्योंकि अभी हमने बात की कि फेगोसाइट्स और स्प्लीन के अंदर ये इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकती है। रोज कलर्ड स्पॉट्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन की इन्लार्जमेंट, स्टेप लैडर फीवर, कॉन्स्टिपेशन और रोज स्पॉट्स ऑन द बॉडी। रोज स्पॉट्स ऑन द बॉडी मेरे पास पड़ी हुई थी पिक्चर, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, चलें यूट्यूब के ऊपर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी के ऊपर छोटे 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 स्पॉट्स बन जाते हैं, जिस तरह रैश होती है ना वैसी। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है, आरबीसी काउंट कम होता है, और एलएफटीज लिवर फंक्शन टेस्ट भी एबनॉर्मल होता है, क्योंकि लिवर के फेगोसाइट्स के अंदर भी ये इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकती है, लिवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ तक हमारे पास टाइफाइड की क्लिनिकल फाइंडिंग हो गई खत्म। फिर मैं बताती हूँ जो इसकी तीसरी डिजीज थी, पहले एंटेरोकोलाइटिस थी, दूसरी टाइफाइड फीवर थी, तीसरी हमारे पास सेप्टिसीमिया था। सेप्टिसीमिया की वजह क्या, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग सेप्टिसीमिया। ठीक है, सेप्टिसीमिया हमारे पास किस वजह से होता है बच्चों, सेप्टिसीमिया हमारे पास होता है एस कॉलीराइसियस की वजह से, साल्मोनेला कॉलीराइसियस की वजह से। और ये हमारे पास 2 केसेस के अंदर होते हैं, यानी कि जो सेप्टिसीमिया कॉज बाय साल्मोनेला है ये हमारे पास तब होगा जब पेशेंट ऑलरेडी इन 2 कंडीशन से सफ़र कर रहा होगा। पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया या फिर कैंसर होगा। सिकल सेल एनीमिया आप लोग अभी हीमेटोलॉजी पढ़ के आए हो, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को आता होगा। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं पॉइंट म्यूटेशन ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं और आरबीसी की कमी वाले, अनीमिया वाले फीचर्स आते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है। या फिर अगर एक कोई बच्चा है उसको एंटेरोकोलाइटिस है तो उसके अंदर भी अगर साल्मोनेला की इन्फेक्शन हुई है तो सेप्टिसीमिया हो सकता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, खास तौर पर अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सिकल सेल एनीमिया का एक पेशेंट है, उसके अंदर साल्मोनेला की इन्फेक्शन हुई है, तो उसको कौन सी कंडीशन हो सकती है बच्चों, उसके अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है उसको, इसके अलावा निमोनिया और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस आप लोगों ने याद रखनी है, सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट और साल्मोनेला की इन्फेक्शन हुई है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। इवन टाइफाइड के बाद भी ये कंडीशन हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की, फिर मैं सारा एक दफ़ा रिपीट करा दूंगी। एंटेरोकोलाइटिस के अंदर तो सिंपल आप लोगों ने स्टूल का सैंपल ले लेना है। जो एंटेरिक फीवर है जैसे कि टाइफाइड फीवर वगैरह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लैब डायग्नोसिस। इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है बच्चों, कि ये डिपेंड कर रहा होता है वीक ऑफ इलनेस के ऊपर। जैसे टाइफाइड जो है ना वो लंबे अरसे तक चलता है। अगर टाइफाइड फीवर हुए हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है तो आप लोगों ने जो कल्चर कराना है, वो जो सैंपल लेना है, जो स्पेसिमन लेना है, वो ब्लड का लेना है। अगर दूसरे से तीसरा हफ्ता चल रहा है तो आप लोगों ने स्टूल का कल्चर कराना है। अगर क्रोनिक कैरियर्स हैं तब भी आप लोगों ने स्टूल का कल्चर कराना है, यानी कि स्पेसिमन जो सैंपल कलेक्ट करना है। अगर पहले हफ्ते में मरीज़ प्रेजेंट हुआ है, आपने उसे पहले हिस्ट्री लेनी है। पहले हफ्ते का मरीज़ है तो आप ब्लड का सैंपल लोगे और उसको कल्चर करवाओगे इन मीडियम्स के ऊपर। अगर दूसरे तीसरे हफ्ते का तो स्टूल का सैंपल लोगे। कोई क्रोनिक कैरियर है तो उसके अंदर भी स्टूल का, क्योंकि स्टूल के अंदर एक्सक्रीट हो रहा होता है ना साल्मोनेला टाइफी। और अगर आप लोगों को हफ्तों का नहीं पता, किसी भी टाइम अगर आप लोगों ने एनी टाइम ड्यूरिंग इलनेस स्पेसिमेन कराना है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप बोन मैरो का सैंपल लो। लेकिन ज़रा ये इन्वेजिव मैथड होता है तो कम ही लिया जाता है,
क्योंकि जब बच्चों हम बोन मैरो का कल्चर करते हैं ना, तो ये हमेशा मतलब लाइक अगर एक पर्सन ने एंटीबायोटिक्स भी ले लिए हैं, वो टाइफाइड से रिकवर भी हो गया ना, तब भी हम पता लगा सकते हैं कि इसको प्रीवियसली टाइफाइड हो चुका है, क्योंकि बोन मैरो कल्चर रिमेन्स पॉजिटिव इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। रिजल्ट्स हम लोगों को किस तरह के आते हैं बच्चों, हम लोग इसको जाहिर है जिस तरह हम लोगों ने बाकी चीज़ों की बात की है कि मैं कौन की एगार के ऊपर देखेंगे, ईएमबी एगार के ऊपर देखेंगे, टीएसआई एगार के ऊपर देखेंगे, तो मैं कौन के एगार के ऊपर कलरलेस कॉलोनीज देगा, ईएमबी एगार के ऊपर कलरलेस, क्योंकि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। टीएसआई एगार के ऊपर मैंने आप लोगों को जब एगार पढ़ाया था तब दिखाया भी था, और ये मैंने अभी भी तस्वीर ली थी, बस पता नहीं कहाँ चली गई। ये इस तरह का एगार होता है, इसका जो बट होता है ना बच्चों, सॉरी, ये जो बट होता है ना, ये सारा होता है ब्लैक कलर का H2S की प्रोडक्शन की वजह से, और जो इसका स्लांट होता है ना, वो हमारे पास ऊपर से रेड होता है। तो रेड एल्कलाइन स्लांट होता है और नीचे एसिडिक ब्लैक बट होता है ड्यू टू H2S प्रोडक्शन। H2S भी प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये गैस भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन जो साल्मोनेला टाइफी होता है ना, ये हमारे पास H2S तो प्रोड्यूस करता है बट लिटल या फिर नो गैस प्रोड्यूस करता है। तो आप लोगों ने H2S जो है ना इसके अंदर भूलना नहीं है साल्मोनेला के अंदर। इसके अलावा ये यूरिएज नेगेटिव होता है और ऑक्सीडेज की ये पॉजिटिव होता है। ये भी हमारे पास जो है ना वो उसके अंदर नहीं होता। इसको हम एंटेरोबैक्टीरियाशी फैमिली का जो है ना वो मेंबर कंसीडर नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाइडल टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। बेसिकली ये एंटीबॉडीज़ को मेजर करने के लिए होता है बच्चों। जो हमारे पास OH और इसके VI 3 एंटीजन्स होते हैं ना, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो उसके लिए हम वाइडल टेस्ट कराते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो एक तो आपने याद रखना है कि वीक ऑफ इलनेस में हमने कौन कौन से स्पेसिमन लेने हैं। फिर आप लोगों ने मैकॉन के अगर EMB के ऊपर कलरलेस कॉलोनीज, मैकॉन के गार के ऊपर तो कलरलेस ही आएंगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोज का फर्मेंटेड नहीं है। मैकॉन के एगार के ऊपर जो पिंक कॉलोनीज है वो सिर्फ इकोलाई का फीचर है, और EMB एगार के ऊपर जो ग्रीन शीन है वो भी सिर्फ इकोलाई का फीचर है। TSI एगार आप लोगों ने याद रखना है, भूलना नहीं है। और यूरिएज नेगेटिव होता है, वाइडल टेस्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास ना स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। साल्मोनेला को ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करने के लिए स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है। इसमें भी हम एंटीजेंस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट बच्चों ये एंटेरोकोलाइटिस के अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना, टाइफाइड फीवर के अंदर सेफ्ट्रेक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन देनी होती है। मैं आप लोगों को आपकी बुक से भी दिखा देती हूँ, लेकिन बुक के अंदर ऐसी कोई बात खास लिखी भी नहीं है, बट मैं स्टिल दिखा देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर कह रहे होते हैं पता नहीं है किस बुक से पढ़ा रही हैं। हालांकि मैं बच्चों आप लोगों की रिकमेंडेड बुक से ही पढ़ाती हूँ। ये देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को जनरल जो ओवरव्यू था ना, इसका मैं स्टार्ट से दिखा देती हूँ। ये चैप्टर है, चैप्टर 18 ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ये इसका इंट्रोडक्शन वगैरह के अंदर जो बात लिखी हुई है ना, ये इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सारी बता दी थी। फिर हमारे पास ये वो बताता है कि चैप्टर 18, 19, 20 वाली बात है, ये भी मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। एंटायरल ट्रैक के अंदर ये बच्चों बताए हुए हैं कि लैक्टोज फर्मेंटर कौन से हैं। अच्छा नहीं, ये बताइए साइट ऑफ इन्फेक्शन इनकी ना, यूरिनरी ट्रैक के अंदर देखो इकोलाई बताया हुआ है, एंटेरिक ट्रैक के अंदर साल्मोनेला, शिगीला, कैम्पाइलोबैक्टर बताया हुआ है। और साल्मोनेला हम लोगों ने पढ़ लिया, शिगीला, कैम्पाइलोबैक्टर मैं भी पढ़ा देती हूँ। बाकी एंटेरोबैक्टीरियाशी फैमिली बताई हुई है, फैक्टोरिलेटिव एंड अरोब, ग्लूकोज के फर्मेंटर, और ये हमारे पास ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो साल्मोनेला होगा ना वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंटेरोबैक्टीरियाशी का फैमिली नहीं है। रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रेट, ये चाहे मैं आप लोगों को फीचर्स बताए थे, फिर मैंने आपको पैथोजेनेसिस बताई थी, इसके अंदर टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन पढ़ाई थी। अच्छा बच्चों, ये टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टेबल्स आप लोगों ने तब पढ़नी है जब आप लोग ये सारा चैप्टर ना अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर आप लोगों को इन टेबल से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये TSI आकार के रिएक्शन से मैंने आप जो ओवरव्यू वाला लेक्चर लिया बच्चों, वो लाजमी लो। उसके अंदर मैंने सारे ये फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं, किसके अंदर कौन सा स्लांट बनता है, कौन सा बट बनता है, गैस और H2S। अब भी दिखा देती हूँ, जो हम लोगों ने साल्मोनेला पढ़ा ना, ये देखो साल्मोनेला के अंदर मैंने क्या बताया है, रेड एल्कलाइन स्लांट होगा और नीचे एसिडिक ब्लैक बट होगा, और ये गैस भी प्रोड्यूस करता है और ये H2S भी प्रोड्यूस करता है। ये लैक्टोज के फर्मेंटर्स बताए हुए, लैक्टोज की फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ पे हो रही होती है, क्लेब्सिला, एंट्रोबैक्टर, इकोलाई, की के नाम से हमने याद रखा था। और ये देखो साल्मोनेला है, इसके अंदर डज नॉट अकर लैक्टोज फर्मेंटेशन। साल्मोनेला, शिगीला, प्रोटियस, स्यूडोमोनास किसी के अंदर भी नहीं होती। फिर हम लोगों ने यहाँ से प्रीवियसली इकोलाई पढ़ा था, मैंने डिजीजेस बताई, प्रॉपर्टीज़, पैथोजेनेसिस, इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन सारी एक्सप्लेन की थी, हस एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन, क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैंने आप लोगों को सारी बताई थी, और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना। फिर हम लोगों ने यहाँ से साल्मोनेला पढ़ा है, ठीक है, इसकी डिजीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, और ये वाले बच्चों ये जो इसके नेमिंग के मेथड और ये सब कुछ याद करने की जरूरत है। यहाँ से मैंने आप लोगों को टाइफाइडल, नॉन टाइफाइडल स्पीशीज़ पढ़ाई हैं। फिर मैंने आपको इसकी पैथोजेनेसिस बताई थी, पहले हम लोगों ने एंटेरोकोलाइटिस सारा एक्सप्लेन किया था। फिर अच्छा, ये वाला जो टेबल है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम शिगीला पढ़ लेंगे ना, फिर मैं आपको इसका कंपैरिजन बता दूंगी। इसके अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस इन अ चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया एज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये सब कुछ बताया हुआ है, ट्रांसमिशन बताई दी है।
क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताई हुई है, यहाँ पे हमारे पास लैब डायग्नोसिस बताई हुई है और यहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट, तो ये भी मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये जो दो पैथोजेंस थे इकोलाई और साल्मोनेला, ये हमारे पास पैथोजेंस थे जो विद इन द एंटायर ट्रैक और आउटसाइड द एंटायर ट्रैक कॉज करते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है पैथोजेंस प्राइमरली विद इन द एंटायर ट्रैक। इसमें हमारे पास शिगीला है, विब्रियो है, कंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर। तो हम लोग शिगीला से स्टार्ट करते हैं बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। बच्चों आप लोग ना बिल्कुल भी मुझे अच्छे ना इंगेजमेंट नहीं देते, मुझे बहुत बुरा लगता है फिर।